ये जो चुनाव के 6 चरण पूरे हो गए हैं, एक लंबा संघर्ष खत्म हुआ चुनाव का। अब आपको पूरा परिदृश्य कैसे लगता है? किस उम्मीद से आप चुनाव मैदान में उतरे थे, बीजेपी उतरी थी, और क्या लक्ष्य आपने हासिल किया है? उससे कम, बराबर या ज़्यादा? देखिए, मैं जब पहला चरण हुआ था पश्चिमी में, तो भारतीय जनता पार्टी का एक अंडर करंट था। ये तीसरा जब चरण खत्म होता गया और चौथे में हम गए, तो ये चौथे चरण में, जहाँ से जब मेरा भी चरण वही था 23 फरवरी का, उस समय तक की भारतीय जनता पार्टी का अंडर करंट एक सुनामी के रूप में दिखने लगा। और अब जो छठा चरण भी खत्म हुआ है, ये सुनामी कंप्लीट हो गई है। और मेरा ये मानना है, अब जो छठा और सातवां है, वो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत जो मिल चुकी है, उस पर ये बोनस मिलने वाला है, और बोनस के रूप में देख रहा हूँ। और हमारी बड़ी मात्रा में और संख्या के साथ हमारी सरकार बन रही है। तो ये अंडर करंट शब्द आपने इस्तेमाल किया है। 2012 में अंडर करंट नहीं थी, 2007 में अंडर करंट नहीं थी, 2002 में अंडर करंट नहीं थी, 2017 में अंडर करंट क्यों हो? देखिए, इसमें 2-3 कारण हैं। एक तो 2007 हो या 2012, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं, या तो संगठनात्मक दृष्टि से मैं कहूँ, हमारी कमजोरी थी। और जिस प्रकार का जो अब 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश भर में जो ग्राफ बढ़ा है, उस ग्राफ का जो एक है, वो उसका कारण, महत्वपूर्ण कारण जो है, वो है नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। उसको देखते हुए लोगों को लगता है कि विकास जो है उत्तर प्रदेश में वंचित रहा है, और मोदी जी की एक पहचान खाली देश में नहीं, विश्व भर में बन गई है, वो है विकास पुरुष की। तो लोगों को विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व वाली बीजेपी उत्तर प्रदेश में विकास कर सकेगी, इसलिए वो एक अंडर करंट से शुरू हुआ, वो जाते जाते सुनामी बन गई। लेकिन 2014 क्यों आप बता रहे हैं कि उनके व्यक्तित्व की वजह से ये सुनामी आ रही है, लेकिन आपको दिल्ली में इसका प्रभाव नहीं मिला, आपको बिहार में इसका प्रभाव नहीं मिला, बंगाल में इसका कहीं रिजल्ट नहीं मिला है? नहीं, मैं इसमें फिर आपको, कहीं हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ बिहार छोड़िए, आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हो जाए, बीएसपी, एसपी, कांग्रेस सभी एक साथ खड़े हो जाए, तो उसका आपको नुकसान, हमें नुकसान मिलेगा। बिहार में यही हुआ था। अब जहां तक कि बंगाल का है, मैं बंगाल का, क्योंकि मैं प्रभारी भी हूँ, बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी और कहाँ पहुंची है, उस पर भी समझना पड़ेगा। हमारे को बंगाल के अंदर एक 2.5%, 3% मिला था 2007 के चुनाव में, 2011 के चुनाव में, और वो आज जाके हमें 11% मिला है 2016 में। और वही नहीं, हमारे बाई इलेक्शंस जो भी हुए 3 हाल में, डिमोनेटाइजेशन के तुरंत बाद, उसके अंदर बंगाल के अंदर, जहां लोकसभा के अंदर हमें 14% मिला था, वहां पे हम नंबर 2 होते हुए 31% पे आके हैं। और विधानसभा में भी हमारा जो वोट परसेंटेज है, वो 5% जो होता था, वो हमें जाके अब जाके 21% पे हमें मिला। तो 2 बाई इलेक्शन हुए, तो उसका रिजल्ट भी सामने आया। तो मेरा ये मानना है कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। उड़ीसा का उदाहरण ले लूं मैं, उड़ीसा में भी नगर पंचायत के चुनाव हुए, वहां पे हमारा प्रदर्शन, कहीं जहां पे 30 सीटें होती हैं, वहां 200 के ऊपर हो गई। आज हमारा मुंबई में देख लें, महाराष्ट्र में, वहां पे हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो ये एक दिख रहा है, मोदी जी के नेतृत्व को लोग पसंद कर रहे हैं, और लोकप्रियता उनकी है ही है सब। ठीक है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये उठता है, और जो हमेशा चुनाव में भी पूछा गया है, आपके समर्थक भी पूछते हैं और आपके विरोधी भी पूछते हैं कि आखिर मोदी ने 2.5 साल में किया क्या है जो उनका करिश्मा बन रहा है? देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मोदी जी ने बहुत चीजें की हैं। एक तो गिनवाने में भी दिक्कत होगी, इतना समय नहीं है, मगर मैं आपको सही बताऊं तो एक बहुत बड़ी जो उपलब्धि है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना, सर्जिकल स्ट्राइक। जो नोटबंदी हुई, उसके अंदर उन्होंने दिखाया कि उनके अंदर इच्छा शक्ति है कि कठिनाई समझते हुए भी कितनी हो सकती है, मध्य देश के अंदर काले धन के ऊपर प्रहार करना है या सर्जिकल स्ट्राइक करना, उन्होंने ये करके दिखाया। फिर साथ ही साथ जहां पे अर्थव्यवस्था हमारी जो पटरी से उतर गई थी, आपको याद होएगा कि 2004 के अंदर जब अटल जी की सरकार थी, हमारी जीडीपी 8.4% थी, और जब मनमोहन सिंह जी ने सरकार छोड़ी है 2014 में, वही जीडीपी 4.84% पे आके गिरी। आज वो ही 4.4 से जाके 7% पे आके आई है। और यही मनमोहन सिंह कहते थे कि नोटबंदी के बाद जीडीपी 2% पे तक गिर जाएगी, मगर
अर्थव्यवस्था वापस आई है। आज विश्व भर में कहीं भारतीय होने का जो स्वाभिमान है, उसका जो गर्व है, वो हम लोग को मिलता है। हर मुल्क बात करता है भारत के बारे में। और यही नहीं, आज जितना भी है, किसानों की मैं कहीं बात करूंगा, चाहे मैं मजदूरों की बात करूंगा, आज तक क्यों नहीं सोचा गया 70 साल में कि प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना होनी चाहिए। फसल जो है वो 33 पहले होता था कि 50% जो फसल कहीं खराब होती थी जब आपको मिलता था, और वो भी मिलता था कि जो फसल कट गई हो, फसल लगने वाली नहीं होती। अब तो फसल लगने, बीज बोने से लेके फसल कट के 1 हफ्ता आपके पास पड़ी रहेगी, तो 33% भी आपकी कहीं फसल खराब होती है तो बीमा मिल जाती है। तो अनेक इसके, मुद्रा योजना ले लीजिए, फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ले लीजिए, अनेक ऐसी योजना है जिसका क्रियान्वित किया। और स्वच्छ भारत में आज गांव-गांव देखिए, मैंने खुद देखा जितने टॉयलेट्स बने हैं, शायद मैंने कभी इतना नहीं देखा इस प्रकार के टॉयलेट्स बने। तो ठीक है, टॉयलेट्स बन गए, लेकिन इंडस्ट्रीज तो नहीं आई। नहीं, इंडस्ट्रीज कैसे नहीं आ रही है? इंडस्ट्रीज लाने के लिए कोई एक दिन में तो आती नहीं है, उसकी आपको अर्थव्यवस्था पहले ठीक करनी पड़ती है। आज अर्थव्यवस्था ठीक करी है, जो ब्लैक मनी था वो वापस बैंक में आया। बैंक का इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो सकता था। इंटरेस्ट रेट कब कम हो सकता है? जब बैंक के पास जो उनकी हेल्थ है वो भी ठीक हो। आज जब आ गया तो इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हुआ है। अब इंडस्ट्रीज भी आएंगी। एम्प्लॉयमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट खाली सरकार के माध्यम से नहीं देखना चाहिए, जो अनेक योजनाएं हैं। अब जैसे मुद्रा योजना है, हम लोगों ने मुद्रा योजना के तहत 3.5 करोड़ लोगों को उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। ये कम नहीं है, तो बहुत चीजें आ रही हैं, इंडस्ट्रीज भी आ रही हैं। अच्छा, ये चमत्कार कैसे संभव हुआ कि जहाँ पे पूरे देश में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री रहे हों और तमाम हार्वर्ड विश्वविद्यालय के लोग रहे हों, उन सब लोगों ने नोटबंदी को क्रिटिसाइज किया था कि इससे जो है GDP कम होगी, लेकिन मोदी इतने विशेषज्ञ तो है नहीं आर्थिक रूप से। तो ये मोदी का अपने कमाल है या उनकी टीम का कमाल है? इनके पास ऐसे विशेषज्ञ हैं जो हार्वर्ड को मार्क दे रहे हैं। नहीं, देखिए, मोदी जी ने खुद ही जवाब दिया, हार्ड वर्क। और जहां तक कि हार्वर्ड है और ये है, उन्होंने उसका जवाब दे चुके हैं। मेरा ये मानना है कि चाहे वो चिदम्बरम साहब हो, चाहे मनमोहन सिंह जी हों, वो हार्वर्ड के अर्थशास्त्री की तरह नहीं बोल रहे थे, वो एक कांग्रेस के नेता के रूप में बोल रहे थे। और उनकी टिप्पणी राजनीतिक थी, एक अर्थशास्त्री की नहीं थी। इसलिए आज मनमोहन सिंह और चिदम्बरम साहब को खुद सोचना चाहिए, जो उन्होंने बोला वो सही बोला या देश को भ्रमित करने के लिए बोला। तो ऐसा क्यों होता है कि जो राष्ट्र में महत्वपूर्ण पदों पर लोग होते हैं, वो लोग पार्टी लाइन पे बोलते हैं और राष्ट्र की उन्नति के लिए नहीं बोलते या सच्ची बातें नहीं बोलते? ये तो बहुत खराब मैसेज जाता है। ये जरूर है, खराब मैसेज आता है, मगर दुर्भाग्यपूर्ण कांग्रेस का है कि आज वो जिस पार्टी में लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री बने, वैसे और सरदार पटेल जैसे लोग थे जो देश हित में बात करी, मगर कुछ ना कुछ कांग्रेस का ऐसा कल्चर हो गया है कि वहां पे परिवार के लिए